नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम 3 एंकर्स यानी कि मेरी सहयोगी नेहा बाथम और मीनाक्षी कटपाल, हम तीनों हाजिर हैं स्टूडियो से इस खास बुलेटिन में। हमारे इस 1 घंटे के शो में हम आपको बताएंगे लॉकडाउन से रिलेटेड तमाम खबरें, तमाम अपडेट कोरोना से जुड़ी हुई। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस दिल्ली पर होगा क्योंकि लगातार बढ़ते मामलों ने दिल्ली में एक तरीके से अब शोर पैदा कर दिया है कि आखिरकार क्या किया जाना चाहिए। सीएम केजरीवाल ने भी कहा है कि आप हमें सहयोग दें और अपनी राय दें कि किस तरीके से यहां पर संक्रमण को रोका जा सकता है और कैसे आगे लॉकडाउन की स्थिति होनी चाहिए। लेकिन देश भर की अगर बात करें तो 78,000 के पार हो गए हैं आंकड़े। फिक्र राजधानी दिल्ली के लेकर बढ़ती जा रही है मीनाक्षी। और दिल्ली में जब हम कुल मामलों की बात कर रहे हैं, देश में 78,000, लेकिन दिल्ली में आंकड़ा 8,000 को लगभग छू चुका है और मौत का आंकड़ा भी यहां पर 115 तक पहुंच गया है। आज शाम 4 बजे एलजी के साथ मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और बताएंगे कि दिल्ली वालों के क्या सुझाव हैं। और श्वेता, जिस समय आप भी बुलेटिन कर रही थी, देखिए मुख्यमंत्री केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दौरान हुई और उन्होंने ये बताया कि कितनी बड़ी तादाद में दिल्ली वासियों ने उनको सुझाव भेजे हैं जो उन्होंने मांगे थे और 15 मई वो डेडलाइन थी जब तक ये सुझाव गृह मंत्रालय को आगे फॉरवर्ड किए जाने थे। हमारे पास मार्केट एसोसिएशंस के खूब सुझाव आए हैं, कई सारी मार्केट एसोसिएशंस ने सुझाव भेजे हैं और अधिकतर मार्केट एसोसिएशंस का ये कहना है कि मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स खोलने चाहिए। उन्होंने कहा जी ऑड इवन करके खोल दो, एक दिन आधी दुकानें, दूसरे दिन आधी दुकानें। कई लोगों ने कहा कि कई लोगों ने सुझाव दिया कि मॉल्स खुल सकते हैं, 1/3 शॉप्स खोल दो, आधी शॉप्स खोल दो मॉल्स के अंदर। लेकिन शॉपिंग मॉल्स भी धीरे धीरे खुलने की तरफ बढ़ने चाहिए। लेकिन कंटेनमेंट जोन में जो रेड जोन्स हैं दिल्ली के अंदर, कंटेनमेंट जोन्स के अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी अलाउ नहीं होनी चाहिए। 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, 1.5 महीना हो गया। इस 1.5 महीने के अंदर लगभग सारा देश बंद था, पूरी दिल्ली बंद थी। बंद करना तो आसान था, खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था को खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत तो हम लोग करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। आने वाला समय काफ़ी कठिन समय है। तो अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि आने वाला समय कठिन समय है, लेकिन लॉकडाउन खोलने की भी धीरे धीरे छूट देने की इसमें बात की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि दिल्ली के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। अब ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब दिल्ली में 300 से ज्यादा नए केस सामने नहीं आ रहे होने। और ये तब श्वेता स्थिति है जो दिल्ली में लॉकडाउन है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही काम कर रही है। कोरोना केस यहाँ पर 8,000 के पार पहुंच गए। ऐसे में चिंता की लकीरें साफ तौर पर केजरीवाल के चेहरे पर। यही वजह है कि एक बार फिर से उन्होंने जनता का रुख किया है। उन्होंने कहा कि मार्केट एसोसिएशन ये मांग कर रही है कि ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएं। हालांकि किस तरीके से इसे लागू किया जाएगा ये भी अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। गाजीपुर मंडी में 2 नए मामले सामने आने से वहां इस मंडी को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। एक दिन में रिकॉर्ड 472 नए मामले सामने आए हैं। बड़ा सवाल मीनाक्षी यहां पर यह भी उठता है कि क्या ये मामले इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग बढ़ गई है या फिर संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है लॉकडाउन के बावजूद। लेकिन फिर भी नेहा, 8,000 केसेस अगर देश की राजधानी में रिपोर्ट होते हैं तो ये वाकई चिंताजनक विषय है। और हम लगातार आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि 8,000 जो ये मामले सामने आए, प्रभाव बीते दिनों में कहां ज्यादा हुआ है। रेल भवन में केस सामने आया तो रेल भवन के दफ्तरों को सील किया गया है। गाजीपुर सब्जी मंडी 2 दिन के लिए बंद है। इसी तरह से देखिए, जो गाजी मंडी के सचिव हैं, उप सचिव है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये जो खबरें सामने आ रही हैं और चेन ऑफ ट्रांसमिशन जिसे तोड़ने को लेकर लगातार प्रयास करने की बात सरकार भी कर रही थी, उसके बावजूद इन केसेस का सामने आना ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जब हम बात दिल्ली की कर रहे हैं तो दिल्ली के जेल में वायरस, दिल्ली की मंडी में वायरस, दिल्ली के थाने में वायरस, दिल्ली में कोरोना का यही सबसे डरावना स्वरूप है नेहा। बिल्कुल। और दिल्ली में इसीलिए चिंता ज्यादा भी बढ़ रही है क्योंकि यहां पर संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या में 156 अब ये आंकड़ा पहुंच गया है। संक्रमित पुलिस वाले, जिसे हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहते हैं, लगातार ये सेवा में जुटे हुए हैं, जगह जगह चेक पोस्ट पर तैनात है। और यही वजह है श्वेता कि इनमें संक्रमण फैल रहा है और
खास तौर पर अगर मंडी की बात कर लें तो पहले भी ये एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि मंडियों को खोलना चाहिए नहीं, क्योंकि वहीं से पूरे दिल्ली भर में सब्जी की सप्लाई होती है। गाजीपुर मंडी सबसे मुख्य मंडी, सबसे अहम मंडी मानी जाती है दिल्ली की। श्वेता, बिल्कुल, और दिल्ली सरकार ने इसलिए वो सुझाव तय कर लिए हैं जो उन्होंने जनता से मांगे थे। 5.25 लाख लगभग उन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं नेहा, जिसमें जनता ने उन्हें सुझाव दिया है कि किस तरह से लॉकडाउन में ईज आउट थोड़ा करना चाहिए, जिसमें कुछ चीजों में ढिलाई तो हो लेकिन कुछ चीजों पर पाबंदी की भी बात कही गई है। दिल्ली के हाल पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना से जंग भीषण हो चली है। लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी पुलिस के 155 से ज्यादा जवान संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद रेल भवन 2 दिनों के लिए सील है। वहीं गाजीपुर मंडी बंद कर दी गई है और तो और वायरस की एंट्री जेल तक हो गई है। ताजा हड़कंप मचा है दिल्ली की रोहिणी जेल में, जहां एक कैदी में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये कैदी पेट के ऑपरेशन के लिए डीडी अस्पताल में भर्ती हुआ था। मामला सामने आने के बाद उसके संपर्क में आए 20 कैदियों और 5 जेल स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया है। दिल्ली के रोहिणी जेल में बंद रॉबरी केस का एक कैदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद रोहिणी जेल में हड़कंप मच गया है। दरअसल ये कैदी दीनदयाल अस्पताल में 10 मई को एडमिट कराया गया था। 13 मई को अस्पताल में जब उसका टेस्ट हुआ तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद इस रोहिणी जेल के 20 कैदी को क्वारंटीन किया गया है, अलग अलग वार्ड में रख दिया गया है। सड़कों पर ड्यूटी करने वाली दिल्ली पुलिस भी कोरोना का आसान शिकार बनती जा रही है। आज लाजपत नगर थाने के एसएचओ में कोरोना की पुष्टि हो गई। कल उत्तम नगर थाने के एसएचओ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कुल मिलाकर अभी तक दिल्ली पुलिस के 156 जवान कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 1 की मौत हो चुकी है और 47 ठीक होकर वापस आ चुके हैं। कोरोना संक्रमित हुए पुलिस कर्मियों में एडिशनल डीसीपी, इंस्पेक्टर समेत कांस्टेबल स्तर के कर्मचारी भी हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सिर्फ पुलिस कर्मियों के लिए 6 मॉडिफाइड एम्बुलेंस लॉन्च की है। ये बिल्कुल सेपरेट रखती है पेशेंट को पुलिस पर्सन से जो पॉजिटिव नहीं है जी। जो पेशेंट होता है उसको लेकर हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल, वहाँ एडमिट कराते हैं। उसके बाद सारी गाड़ी सैनिटाइज होती है। अच्छा। प्रॉपर सफाई होती है गाड़ी की। उसके बाद अपने पॉइंट पे आते हैं। और अच्छा। अदर कॉल मिलती है, फिर वही प्रोसीजर होता है। तमाम तरह के केमिकल्स दिए हुए हैं जो एंटी कोरोना है। वहीं दिल्ली सरकार ने कोरोना के खिलाफ आगे की रणनीति तय करने के लिए जनता से सुझाव मांगे थे। इस पर करीब 5 लाख लोगों ने अपनी राय दी है। परसों जनता से सुझाव मांगे, 24 घंटे का टाइम था। कल शाम को 5 बजे तक का टाइम था, क्योंकि हमें भी टाइम चाहिए था पढ़ने के लिए। और 24 घंटे में आपको यकीन नहीं होगा जान के कि 4.25 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस आए हमारे पास, 10,700 ईमेल आए और 39,000 लोगों ने फोन करके अपने सुझाव दिए। तो मोटे मोटे तौर पे 5 लाख से ज्यादा सुझाव हमारे पास आए हैं। दिल्ली में कुल मामले करीब 8,500 तक पहुंच गए हैं। रोजाना करीब 300 नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना की रफ्तार बता रही है कि जंग जल्द खत्म होने वाली नहीं। दिल्ली से अनीशा माथुर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं इस बीच रेलवे को लेकर भी मीनाक्षी और श्वेता कई सारी खबरें आई। अब ये कहा जा रहा है कि जो पहले से बुकिंग कराई गई थी, यानी कि जब ये संक्रमण नहीं फैला था, लॉकडाउन की स्थिति नहीं थी, ऐसे में 30 जून तक जो बुकिंग है वो सभी टिकट रद्द करके उनका रिफंड लोगों को दिया जा रहा है। ये बात आज स्पष्ट कर दी गई है। हालांकि इसमें यह जरूर जोड़ा गया है कि श्रमिक ट्रेनें चलती रहेंगी और जो 15 स्पेशल ट्रेन है वो भी सुचारू रूप से चलेंगी। मीनाक्षी, रेलवे को लेकर दूसरी सबसे बड़ी खबर यह आई है कि 22 मई से स्पेशल ट्रेन में जो इसकी वेटिंग लिस्ट है उसका भी उसमें प्रावधान होगा। यानी ये साफ है कि रेलवे का ट्रैफिक और बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके। श्वेता, बिल्कुल, और रेलवे को लेकर तीसरी खबर ये है कि श्रमिक स्पेशल और स्पेशल ट्रेन चलती रहेंगी और इनमें लोगों ने भरपूर तरीके से आरक्षण भी करवा रखा है। जाहिर सी बात है रेलवे को इससे मुनाफा भी होगा, जिसका इंतजार भी किया जा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी रेलवे बहुत घाटे में थी। और लोगों को एक बार फिर से बता दें कि मजदूरों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई तस्वीरें मीनाक्षी और नेहा हम देख रहे हैं कि मजदूर सड़क पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज कई मजदूरों के साथ हादसा भी हुआ है। इसलिए वो इंतजार करें, उनका समय आएगा, उन्हें बुलाया जाएगा तो वो अपनी ट्रेन से पकड़कर अपने घरों तक पहुंच सकते हैं। जब आपने इतना किया है रेलवे वगैरह इसका किया है तो थोड़ा यहाँ भी देखना चाहिए कि अब यहाँ से मतलब कैसे जाएंगे ये लोग।
रिजर्वेशन मिलते वक्त सोचा नहीं था कि घर पहुंचने की खुशी यूं काफूर हो जाएगी और आखिरी चंद किलोमीटर की दूरी पहाड़ बन जाएगी। आम लोगों के लिए ट्रेन सेवा मंगलवार से शुरू कर दी गई थी, लेकिन लोग घरों से स्टेशन कैसे पहुंचेंगे और फिर स्टेशन से घरों तक कैसे जाएंगे, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। एक शहर से दूसरे शहर पहुंचना तो आसान हो गया है, लेकिन पहले रेलवे स्टेशन तक और फिर स्टेशन से घर तक पहुंचना बहुत मुश्किल, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन है और सफर के लिए न टैक्सी है, न बस, न मेट्रो। यहाँ पे कोई जाने के लिए सुविधा नहीं है, नहीं ओला उबर कुछ बुक नहीं हो रहा है। फिर घर फोन किए हैं तो बाइक लेकर के जब तक पहुँचे तब जाएंगे ना। सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि यात्रियों का ई टिकट ही उनका कर्फ्यू पास होगा, लेकिन तब तक ये नहीं बताया गया था कि जब स्टेशन से टैक्सी नहीं मिलेगी और परिवार या रिश्तेदार गाड़ी लेकर स्टेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये टिकट वाला कर्फ्यू पास दिखाएंगे किसे? अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचा ये परिवार उसी उधेड़ बुन में है। यहाँ से अलीगढ़ जाना है, लेकिन रिश्तेदारों ने जिस टैक्सी का इंतजाम करवाया था उसे दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर में घुसने ही नहीं दिया। अगर आपने ये व्यवस्था करी है तो ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली के हैं दिल्ली के ही लोग आएंगे, जो उसके आसपास के क्षेत्र के भी लोग हैं वो भी तो पहुंचना चाहेंगे, तो उसके लिए भी व्यवस्था करें। ये नहीं कि पर्सनल गाड़ियां बोल दी, एटलीस्ट कुछ टैक्सी जिनको नंबर दें जिससे कि कुछ वेट करें जो उनको पहुंचा सकें। सफर शुरू होने के तीसरे दिन भी हालात असमंजस वाले हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर बसों का इंतजाम कर दिया गया है, लेकिन ये बसें भी लोगों को उनके घरों तक नहीं पहुंचाएंगी। शिवाजी स्टेडियम बस अड्डे से अब बसें जो है वो अलग अलग जगह पर लोगों को लेकर जा रही हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के वहां पर जा रही हैं। हम जिस बस में इस वक्त है वो साउथ दिल्ली जा रही है, एम्स और लाजपत नगर लोगों को ड्रॉप करते हुए। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। सवाल अभी भी यही कि जब हम जहां पर भी ड्रॉप हो जाएंगे वहां से फिर घर कैसे जाएंगे? भाई साहब, आपको किधर तक जाना है? मेरे को फरीदाबाद जाना है। फरीदाबाद जाना है। हाँ। तो आप इस बस से कहाँ तक जाएंगे? अभी इससे तो आश्रम तक जाऊंगा मैं। आश्रम से अभी देखूंगा वहाँ पे क्या है। कुछ बताया गया है वहाँ पे आश्रम पे क्या अरेंजमेंट? नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ आश्रम तक कुछ नहीं बताया अभी तक। फिर आगे का क्या सोचा है आपने? वहाँ पे जाके देखेंगे क्या करना है हमारे को। देश के सभी बड़े शहरों से राजधानी दिल्ली को रेल के जरिए दोबारा जोड़ दिया गया है, लेकिन करीब करीब सभी जगहों पर यात्रियों को स्टेशन तक और स्टेशन से घरों तक पहुंचने में मुश्किल आ रही है। हालांकि बेंगलुरु में हालात बेहतर बताए जा रहे हैं। यहाँ स्टेशन के बाहर लगी बसें यात्रियों को क्वारंटीन सेंटर, होटल या उनके घरों तक सीधे पहुंचा रही हैं। दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे नेहा और मीनाक्षी, ये कुछ सुकून की तस्वीरें जरूर है कि कम से कम कुछ ट्रेनें चली, लोग अपने घरों तक, मंजिलों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि पहुंचने के बाद स्टेशन से वो घर कैसे जाएंगे, ये एक बड़ी समस्या के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं उन मजदूरों की जो इतने किस्मत वाले नहीं रहे हैं, जिन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में जगह मिल जाए। ये लोग पैदल ही अकेले दम पर घरों को आगे बढ़ने के लिए नेहा मजबूर है। बिल्कुल, और पैदल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आई हैं। मीनाक्षी, हमने देखा है किस तरीके से कहीं पर बैल की जगह खुद को जोत रहे हैं लोग, कहीं पर सूटकेस पे बच्चा लेटा हुआ है, कहीं पर हमने ये तस्वीर देखी कि रास्ते में बस से वो कुचल गए या फिर ट्रक के नीचे आ गए। आज भी कई ऐसी खबरें आई जिसमें हमने देखा कि देश के अलग अलग शहरों में कई सारे मजदूर जो पैदल यात्रा कर रहे थे, किस तरीके से जान हथेली पर लेने के बावजूद भी अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ये ऐसे मजदूर थे जो गुना से लेकर समस्तीपुर और मुजफ्फरनगर में हादसों के शिकार भी हुए हैं। हालांकि अब यूपी सरकार ने मुआवजे का ऐलान करके मरहम लगाने की कोशिश की है, लेकिन सवाल तो मजदूरों का है, उनकी मजबूरी का है। सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर पैदल निकले इन लोगों को ये तो पता था कि मंजिल मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन बीच रास्ते में सफर का ऐसा दर्दनाक अंत होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। मध्य प्रदेश के गुना में कल आधी रात को हुए भीषण हादसे में घर पहुंचने की कोशिश कर रहे प्रवासी मजदूर दुनिया से ही दूर हो गए। महाराष्ट्र से एक कंटेनर में सवार होकर कई मजदूर परिवार उत्तर प्रदेश में अपने घरों के लिए निकले थे। गुना के नजदीक कंटेनर की एक बस से जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 8 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 55 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हैं। आवाज आराम से आवाज हुई और हम लोग को सब कुछ मतलब 10 मिनट तक हम लोग को समझ में नहीं आया, हम लोग को दिमाग काम नहीं कर रहा था। बाद में देखा तो सब कोई इधर उधर पड़ा है। बाद में एम्बुलेंस को सब पब्लिक वहाँ थी जो उन्होंने फोन किया, सब बुलाया एम्बुलेंस को। लॉकडाउन ने यूपी में भी 6 मजदूरों की जान ले ली।
मुजफ्फरनगर में पैदल चल रहे मजदूरों को तेज रफ्तार बस ने रौंद दिया। ये सभी मजदूर पंजाब से चलकर बिहार में अपने घरों के सफर पर निकले थे, लेकिन ये सफर अधूरा ही रह गया। मजदूर थे वो बेचारे पैदल आ रहे थे, आते में वो बता रहे कि उनके बच्चे थे, 3 बच्चे रहेगा साथ के, उनके साथ में 11 लोग बता रहे वो। मजदूरों को घर सुरक्षित पहुंचाने के लिए 550 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। इसके बावजूद देश भर में सड़कों पर पैदल भटकते मजदूरों की तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि इंतजाम अभी भी नाकाफी हैं। गुना से विकास कुमार और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आज तक ब्यूरो। तो मजदूरों की समस्या अपने जगह पर देखने को मिल रही है, लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ ट्रेन ही नहीं बल्कि प्लेन से भी देश पहुंचने वाले लोगों को घर तक जाने में दिक्कत हो रही है। विदेशों से आने वाले घर तक पहुंचने के लिए उन्हें यूपी सरकार ने रोडवेज बस और टैक्सी का इंतजाम किया है, लेकिन टैरिफ्स क्या हैं ये मीनाक्षी देखिए। हालांकि बस और टैक्सी का किराया बहुत ज्यादा रखा गया है श्वेता, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं। 250 किलोमीटर के दायरे में भी टैक्सी के लिए लोगों को 10,000 रुपए चुकाने होंगे। सही सुना आपने, 10,000 रुपए, यानी 40 रुपए प्रति किलोमीटर, ये हिसाब है। और इसी तरह एसी बस की सुविधा भी होगी, लेकिन आपको एक सीट के लिए, जी हाँ, एक सीट के लिए 1500 रुपए देने होंगे, वो भी 100 किलोमीटर के सफर के लिए। अगर किसी को दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा गाजियाबाद भी जाना है तो 10,000 रुपए एयरपोर्ट से किराया देना होगा। एक तरीके से प्रीमियम प्राइसिंग की जा रही है, जो गलत है। और ऐसा कई बार सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि जब भी इस तरह की कोई संकट आता है, कोई इमरजेंसी आती है, तो आप इस तरह से प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज नहीं कर सकते हैं। यूपीएसआरटीसी ने यात्रियों की सुविधा के लिए बसेस की व्यवस्था की, तो उस पर भी सवाल उठ गया, क्योंकि जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा। हमारे साथ एमडी हैं यूपीएसआरटीसी के, राजशेखर जी, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, जो ये चार्जेस लिए जा रहे हैं 10,000 रुपए, ये किस हिसाब से लिए जा रहे हैं और इतने ज्यादा क्यों हैं? देखिए, पहले तो मैं इस चीज़ में आपके माध्यम से बता दूं चीज़ों पे कि उत्तर प्रदेश सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के एक बृहद जनहित में निर्णय लिया गया था कि ऐसे सभी हमारे श्रमिक मजदूर है या किसान भाई है या विद्यार्थी है या ऐसा कोई निवासी है जो उत्तर प्रदेश के किसी परेशानी में लॉकडाउन में फंसे हुए, तो उनको लॉकडाउन के टाइम में जो है वो बसेस को लगा के अन्य राज्यों से भी लगातार उनको लेके आ रहे हैं। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो पिछले 10 दिन में ट्रेन भी लगातार चल रहे हैं। इसमें लाखों लोग जो है ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। अब ये भी है कि लेकिन फ्लाइट से भी ट्रेन में किराए को लेकर के सरकार पहले भी गिर चुकी है। ऐसे में बस के लिए इतना पैसा लेना कहाँ से लॉजिक है? मतलब क्या कैलकुलेशन क्या की गई? देखिए, बस का जो है, जो फ्लाइट से जो आ रहे हैं, वो चार्टर्ड बस का जो होता है पूरा उत्तर प्रदेश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उनको लिया जा सकता है। तो उसके लिए जो चार्टर्ड रेट जो है वो तय किया गया है। वो चार्टर्ड रेट जो पे करेंगे, हो सकता है कि उस बस में 20 लोग जाए, उस बस में 25 लोग जाए, उस चीज़ों पे, तो वो उस एंगल से वो डिवाइड हो जाता है। वो चीज़ें वो बाहर उसमें उतना नहीं पड़ता उन चीज़ों पे। और जो टैक्सी की बात है कि टैक्सी का जो है, क्योंकि वो छोटे रेडियस में 250 किलोमीटर तक जा सकते हैं, वो एक दिन का पूरा चार्जेस उसमें होता है कि वो यूज़ कर सकते हैं एक दिन के लिए। और उसमें ये भी संज्ञान में आया कि टैक्सी का जो रेट जो बताया गया 250 किलोमीटर का जो रेडियस में जा रहे हैं, वो ज़्यादा जो बताया गया, तो इस पर तत्काल जो है परिवहन निगम ने संज्ञान में लिया है। उसमें एक कमेटी गठित की है और उस कमेटी में 3 मेंबर्स है। वो तीनों परीक्षण कर लेंगे उन चीज़ों पे। अगर उसमें संशोधन करनी है, उसमें कम करनी है, तो तत्काल जो है निर्णय लेके वो कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तो कोरोना को लेकर तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले दिल्ली की स्थिति दिखाई, उसके बाद हमने आपको दिखाया कि मजदूरों के लिए क्या इंतजाम हो रहे हैं। लेकिन तमाम सख्ती और एहतियात के बाद राजस्थान की स्थिति देखिए। कोरोना वायरस के पैर थमने का नाम नहीं ले रहे। राजस्थान में कल एक ही दिन में कोरोना के 202 नए केस सामने आए, जो कि अब तक किसी एक दिन का सबसे ज्यादा हाइक है, सबसे ज्यादा इजाफा किसी एक दिन में हुआ है। हालांकि इन सब के बावजूद राजस्थान सरकार ने जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए छूट दी है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि क्या कुछ खुला हुआ है, क्या बंद है। सैलून बंद है, मिठाई की दुकानें खोल दी गई हैं, हालांकि होम डिलीवरी की जा रही है और कहीं भी किसी भी जगह पर एक साथ लोग ना जुटे, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कपड़ों की दुकानें खोल दी गई हैं, सिनेमा हॉल्स हालांकि अभी भी बंद है। श्वेता, बिल्कुल, तो ये कुछ चीजें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर बने ढाबे खुलेंगे। राजस्थान सरकार कैसे कोरोना पर लड़ रही है, इस पर आज तक ने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से बातचीत की। हमारे यहाँ तो ज्यादातर लोग वो आए हैं जो महाराष्ट्र में, गुजरात में,
जहाँ पर सर्वाधिक प्रकोप है इस महामारी का। तो उन इलाकों से जब लोग यहाँ आएंगे तो फिर ये संभावना पहले से ही थी कि ये पॉजिटिव केसेस बढ़ेंगे। अब जो जिले ग्रीन जिले थे, हमारे जालोर है, सिरोही है, पाली में भी इक्का दुक्का केस थे 12 में, और हमारा ये जो झुंझुनू एक तरह से नेगेटिव हो गया था, राजसमंद के अंदर कोई केस था ही नहीं। तो हमारे 6-7 जिले जो ग्रीन जोन में थे अब वो सब ऑरेंज जोन में आ गए, और कुछ उसमें से रेड में भी जाने वाले हैं। तो ये परिस्थितियाँ 19 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें से 14 लाख लोग तो आने वाले, और जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के भी आए हैं उनकी संख्या भी लाखों में है। तो जब 20 लाख लोग लगभग प्रदेश के अंदर आएंगे तो पॉजिटिव केसेस की संख्या तो बढ़ेगी। 20 लाख लोग प्रदेश के अंदर आ रहे हैं मीनाक्षी और श्वेता, और ये भी चिंता का विषय है कि अब ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में तब्दील हो रहे हैं और ऑरेंज जो है वो रेड में तब्दील हो रहे हैं। इसी के साथ रुकना होगा, एक से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। टिकते रहिए आज तक। शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल आतंकवादी रियाज नाइकू के खात्मे के बाद सुरक्षा बलों के निशाने पर कश्मीर के टॉप 10 आतंकी हैं और इनकी तस्वीरें जारी हो चुकी हैं। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन नया ये अपने आप में एक बड़ी खबर इस लिहाज से भी क्योंकि रियाज नाइकू के बाद कमांड एक दूसरे आतंकवादी को सौंपी गई, लेकिन सेना ये साफ कह चुकी है कितने गाजी आए कितने चले गए। बिल्कुल, और इन तस्वीरों में सबसे पहला नाम नाइकू का के जगह जो हिजबुल कमांडर बने गाजी हैदर का है, उसकी फोटो जारी की गई है। ये टॉप 10 आतंकी हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिनका अंजाम भी नाइकू की तरह ही होगा, इसका सेना को यकीन है। आपको बता दें कि लिस्ट में ऐसे कई आतंकी हैं जिनकी लंबे समय से सुरक्षा बलों को तलाश है। इन आतंकियों की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि आपको बता दें इससे पहले भी लगातार सेना के निशाने पर रहे हैं ये आतंकी, और उसी की कड़ी में एक तरह से कह लीजिए कि रियाज नाइकू को मार गिराया हमारे सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेर कर। और इससे पहले भी हमने जिस तरह से देखा है कि जितने भी कमांडर्स रहे, क्योंकि मीनाक्षी और नेहा खबर तो ये भी आने लगी कि अब तो मुश्किल ये हो गया है कि कमांडर बनाए किसे, क्योंकि जिस किसी को भी हिजबुल कमांडर बनाता है या कोई भी कमांडर बनता है यहाँ पर, उसके लिए खुद खतरा रहता है, क्योंकि हमारी सेना लगातार हमारी सेना के निशाने पर ये रहते हैं। और अब ये टॉप 10 लिस्ट जारी हो चुका है हमारी सेना की तरफ से, इसलिए इन्हें बचने की जरूरत है, जो कि शायद मुश्किल होगा बच पाना। बिल्कुल, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सेना इन्हें चुन चुन कर मारेगी, ऐसा सेना को भी यकीन है, क्योंकि लगातार इन्हें इनपुट्स के जरिए जो तमाम खुफिया जानकारी मिलती है उनके जरिए घेरने की कोशिश लगातार की जाती है। पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत के रवैये को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला चुका है। पीओके के प्रधानमंत्री को भी ये लगने लगा है कि पीओके बचाना इमरान खान के बस की बात नहीं है। बिल्कुल, और खिसियानी हालत में जी हाँ, पाकिस्तान अब अजीबोगरीब प्लानिंग भी बना रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो दिल्ली का मौसम दिखाकर पीओके बचाने में कामयाब होगा। हालांकि मौसम बताने वाला यह हथकंडा पाकिस्तान का मजाक भी उड़वा सकता है, जैसे लद्दाख का मौसम बताने में रेडियो पाकिस्तान के साथ हुआ। इंशाल्लाह उसको हम दिल्ली का हाल इंशाल्लाह ताला दिल्ली का हाल दिखाएंगे उसको। हिंदुस्तान ने पीओके के मौसम की जानकारी क्या दी, पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे। आतंकवाद पर दहशतगर्दी का खेल खेलने वाले पाकिस्तान को अब पीओके खोने का डर सता रहा है, और सबसे ज्यादा खौफ में हैं पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर, जिनकी रातों की नींद हराम हो गई है। इमरान खान की जुबानी बयानबाजी से फारूक हैदर को नींद नहीं आ रही। यही वजह है कि फारूक ने इमरान से पीओके बचाने की गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, फारूक ने इमरान से भारत पर हमला करने की बात कही है, और जब हैदर साहब को कुछ नहीं समझ आया तो शेख चिल्ली की तरह दिल्ली का तापमान दिखाकर जंग जीतने की बात करने लगे। तो इमरान खान साहब का तो आपने हुक्म दिया कि देखो तो खुद भी बने ना, बने, और मतलब कश्मीर के ऊपर जो है वो एक फैसला कुन जो है रोल इख्तियार करे। ये बयानात से बात नहीं होगी। फौज को अपनी फौज को हुक्म दे, फौज आपके हुक्म की मुंतज़िर है, ये कौम आपकी मुंतज़िर है, आगे बढ़े। आखिर पाकिस्तान करे तो क्या? जंग लड़कर हिंदुस्तान से जीत नहीं सकता। आतंकवाद और दहशतगर्दी की
भारत कमर तोड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली का तापमान दिखाकर दिल को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये वही हैदर साहब हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने पर जोर दिया था। लेकिन जिस तरह घाटी में भारतीय सेना आतंकियों का सफाया कर रही है, उसे देखने के बाद अब पीओके के पीएम को दिल्ली का पारा नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने 8 मई से पाक अधिकृत कश्मीर के इलाकों का पूर्वानुमान जारी कर रहा है। इसमें गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए मौसम की भविष्यवाणियां शुरू की हैं। आईएमडी का ये कदम भारत के इस स्टैंड के मद्देनजर अहम है कि पीओके भारत का हिस्सा है। भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। आनन फानन में 10 मई को पाकिस्तान रेडियो ने लद्दाख, पुलवामा, जम्मू के मौसम की भविष्यवाणियां की, लेकिन यहां पर भी पाकिस्तान की फजीहत हो गई। पाकिस्तान ने लद्दाख का जो तापमान दिखाया वो अधिकतम -4 था, जबकि न्यूनतम -1। यानी पाकिस्तान को ये भी नहीं पता कि जब पारा माइनस में होता है तो गिनती उल्टी हो जाती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जमकर खिंचाई हुई। इधर पीओके के मौसम की जानकारी देने के पीछे भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए, जिसने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। जहाँ तक ये मौसम विभाग की बात है, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि भारत ने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी में पाक अधिकृत कश्मीर भी आता है, और यदि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ उस प्रकार का न्याय नहीं हो रहा है जिस तरह से अपेक्षा है, तो मुझे लगता है ये आई ओपनर उन लोगों के लिए भी है जो भारत में रह करके दुहाई देते हैं पाकिस्तान की। एक संदेश है, पूरा कश्मीर भारत का है, जिसके अंदर पीओके हमारा हिस्सा है, जो हमारे पास आएगा अपने आप। पाकिस्तान कश्मीर में 370 हटने के बाद से ही खौफ में है। संसद में अमित शाह के बयान ने पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ा दी थी। सीएए को लेकर अमित शाह ने साफ किया था कि सरकार के एजेंडे में पीओके भी है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पीओके पर भारत के लगातार बयानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान की हालत खराब कर रखी है। इमरान लगातार पीओके का दौरा कर रहे हैं। वहीं अब पाकिस्तान में विपक्ष को भी महसूस होने लगा है कि पीओके बचाना अब इमरान के बस की बात नहीं है। वो 20 साला नौजवान, उसने अपने आप को एक बम मार के उड़ाया एक फौजी काफिले पे, और तो जब उसने हमला किया तो हमारे ऊपर जिम्मेदार हमें ठहराया नरेंद्र मोदी ने, और हिंदुस्तान के जेट आए और पाकिस्तान में बालाकोट में उन्होंने बमबारी की। अब हमारा मीशत तबाह करने, अपने सियासी मुखालफिन को दीवार से लगाते हुए कि ये नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बाद, इमरान की नाकामी के बाद, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे? बहरहाल पाकिस्तान को अब पीओके हाथ से बाहर जाता दिख रहा है। सबसे बड़ी टेंशन पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर को है, जिन्हें अपनी सियासत खत्म होने का डर सता रहा है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान घाटी में आतंकवादियों की नई खेप भेजने की भी फिराक में है। जी हां, खुफिया रिपोर्ट है कि पीओके में पाकिस्तान के लॉन्च पैड आतंकियों से भरे हुए हैं। और एक के बाद एक मोस्ट वांटेड आतंकियों के ढेर होने के बाद पाकिस्तानी आतंकी संगठन बौखला गए हैं। इनके साथ पाकिस्तानी सेना भी तिलमिलाहट में सीज फायर का उल्लंघन कर रही है, और पहले भी देखा गया है। मीनाक्षी, कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तानी सेना की ये फायरिंग आतंकवादियों को कवर देने के लिए भी है, लेकिन भारत ने इस साल गर्मियों में आतंकवादियों के सफाई के लिए ऐसा प्लान बनाया है कि घुसपैठ करने वाले आतंकवादी जिंदा नहीं लौट पाएंगे। पाकिस्तान बार बार मुंह की खाने के बावजूद बाज नहीं आ रहा। वो बार बार सीज फायर उल्लंघन कर रहा है। भारतीय इलाकों में मोटार और हल्के मशीन गन से गोलीबारी कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान का मंसूबा घाटी में आतंकवादियों को घुसाने का है, लेकिन भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल
आतंकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने को तैयार हैं। हर जगह मैंने अपने जवानों से बात की है, ऑफिसर से बात की है, कमांडर से बात की है और मुझे बहुत खुशी है कि सभी जगह हमारे जवान और ऑफिसर्स उनका मनोबल बहुत ऊंचा है और पूरा अपना टास्क पूरा करने के लिए वो हर तरीके से तैयार हैं। 6 मई को साउथ कश्मीर के हंदवाड़ा में हिजबुल के कश्मीर कमांडर रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद आतंकियों का आका बौखला गया है। अब गाजी हैदर को घाटी में हिजबुल का नया कमांडर बनाया गया है, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान के इस प्यादे को 22 हूरों के पास भेजने का प्लान बना चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कितने गाजी आए और चले गए। टॉकिंग अबाउट द सो कॉल्ड गाजी, यू नो इट बेटर देन मी इन कश्मीर, कितने गाजी आए कितने चले गए। सेना पहले बुरहान वानी को और अब रियाज नाइकू को उसकी असली जगह जहन्नुम भेज चुकी है। अब सेना के हिट लिस्ट में गाजी हैदर सबसे टॉप पर है। सवाल उठता है कि पाकिस्तान का मंसूबा क्या है? पाकिस्तान इस वक्त क्यों बार बार सीज फायर तोड़ता है? इसका जवाब भी आर्मी चीफ देते हैं। दरअसल अप्रैल मई की गर्मियों में घाटी में बर्फ पिघल जाती है। इसका फायदा पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ के लिए उठाता है, क्योंकि बर्फ पिघलने के बाद दुर्गम पहाड़ी दर्रे खुल जाते हैं। लेकिन इस बार भारतीय खुफिया एजेंसियों और सेना की चौकसी की वजह से पाकिस्तान के आतंकियों के घुसपैठ का मंसूबा पूरा नहीं होने वाला। बीते शनिवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा की। इस बैठक में आर्मी चीफ, अर्धसैनिक बलों के मुखिया और IB के अफसर भी मौजूद थे। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सेना, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्पेशल कमांडों की टीम बनाई है। 100 कमांडो वाली ये टीम इन गर्मियों में चुन चुन कर आतंकवादियों का सफाया करेगी। खुफिया जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के लॉन्च पैड इन दिनों आतंकियों से भरे हुए हैं। लीपा लॉन्च पैड के नजदीक जैश मोहम्मद और अफगानी आतंकी भारी संख्या में देखे गए हैं। पाकिस्तान का लीपा लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर के तंगधार और उरी सेक्टर के सामने पड़ता है। लंजोट और कालूचक के पास भी पाकिस्तान ने नए लॉन्च पैड बनाए हैं। यहाँ पर भी बैट टीम को पाकिस्तान ने तैयार किया है। कालूचक लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर के सामने पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान भारत के KG सेक्टर, BG सेक्टर, उरी, राजौरी, पुंछ और मेंढर सेक्टर के सामने पाक मुजाहिद बटालियन की मदद से भारी घुसपैठ कराने की फिराक में है। सेना के खुफिया सूत्रों के मुताबिक करीब 250 आतंकी इस वक्त घाटी में मौजूद हैं। इनमें 70 विदेशी आतंकवादी हैं। हिजबुल की कमर टूटने के बाद अब पाकिस्तान ने द रेजिस्टेंस फोर्स के नाम से नया आतंकवादी संगठन खड़ा किया है। लेकिन पाकिस्तान और उसके सरपरस्त सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी इस वक्त सेना के शौर्य के आगे पस्त हैं, डरे हुए हैं। पाकिस्तान कितना भी आतंकवादियों की मदद से प्रॉक्सी वॉर चला ले, लेकिन भारतीय फौज कभी भी घाटी में उसके मंसूबे को पूरा नहीं होने देगी। दिल्ली से मंजित नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हमारे पास आ रही है बड़ी खबर। विजय माल्या को भारत लाने की संभावना बढ़ गई है। माल्या UK के सुप्रीम कोर्ट में अर्जी नहीं दे सकता। हाई कोर्ट में उसकी अर्जी खारिज हो चुकी है। माल्या को 28 दिन के भीतर ही भारत अब लाया जा सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है विजय माल्या को लेकर। विजय माल्या को पहले ही भारत नगोड़ा घोषित कर चुका है और प्रत्यर्पण को लेकर लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए भी जा रहे थे। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है, कानूनी रास्ते सारे विजय माल्या के पास बंद हो गए हैं। हालांकि अब मीनाक्षी कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट भी विजय माल्या की तरफ से आया था। हालांकि विजय माल्या अपनी तरफ से ये पेशकश कर रहे थे कि वो जितने भी उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं वो सारे आरोप अगर वापस ले लिए जाए तो सारे पैसे जो हैं ये चुका देंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, महाराष्ट्र से आ रही है। लॉकडाउन के लिए आपको बता दें 31 तारीख तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के आसार हैं। लगातार चूंकि यहाँ पर महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमित केसेस सामने आए हैं और यहां पर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत संभव ऑरेंज ग्रीन जोन में ज्यादा राहत की बात नहीं कही जा रही है। आपको बता दें 17 तारीख के बाद
कई जगह लॉकडाउन में ईज आउट करने की बात प्रधानमंत्री कह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि राज्य सरकारों को अल्टीमेटली तय करना होगा कि उनके राज्य के कैसे हालात हैं, उसके बाद वो उस हिसाब से ईज आउट करें। साहिल जोशी हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, क्या बातें खबरें सामने आ रही हैं, किस तरह से ईज आउट किया जाएगा लॉकडाउन, क्योंकि कई ऐसे ग्रीन जोन भी होंगे महाराष्ट्र में और कई ऐसे ऑरेंज और रेड जोन भी हैं, किस तरीके से रिलैक्सेशन दिया जाएगा या फिर इस लॉकडाउन में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, अभी अभी महाराष्ट्र सरकार की एक बैठक हुई जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्री और उसके साथ साथ सीनियर अधिकारी भी उसमें मौजूद थे। और इस मीटिंग में ये देखा गया कि किस तरीके से लॉकडाउन 4.0 होगा। ये बात पर कई सारे लोगों का मानना था कि हाँ, लॉकडाउन और भी कंटिन्यू करना जरूरी है, उसको आगे बढ़ाना जरूरी है, लेकिन कुछ नए गाइडलाइंस उसमें होना वो भी जरूरी है, क्योंकि लोगों का पेशेंस खत्म हो रहा है। एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होना बहुत जरूरी है। तो इस बात पर भी विचार चल रहा है कि क्या कम से कम कैपेसिटी के साथ में जो प्राइवेट दफ्तर है, क्या उसको खोलने की इजाजत दी जाए। कुछ जगह पे जहां पर इंडस्ट्रीज है वहां पर अगर जो कर्मचारी है उनको जाने की इजाजत दी जा सकती है कि नहीं, उस पर भी चर्चा हुई है। उसके साथ साथ कंटेनमेंट जोन छोड़कर पूरे राज्य में जो कंटेनमेंट जोन पॉलिसी है, तो कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी इलाकों में क्या हम कुछ आवाजाही शुरू कर सकते हैं। साहिल, तमाम जानकारी के लिए आपका। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं श्वेता और मीनाक्षी, यही लग रहा है कि अब धीरे धीरे कई जगह पर जो आर्थिक गतिविधि है उसे शुरू किया जा सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से लॉकडाउन अब इस गतिविधि के इर्द गिर्द संभव नहीं है। महाराष्ट्र में चीजें एक बार फिर से ठीक हों, लेकिन अभी इंतजार करना होगा आने वाले ऐलान का। तब तक 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हमारे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।